अगर आप यूके आकर पढ़ना चाहते हैं और आपको स्कॉलरशिप और बर्सरी भी चाहिए और आप चाहते हैं कि आपकी सारी फ़ी जो है वो किसी तरीके से स्कॉलरशिप या बर्सरी की फॉर्म में पे हो जाए और आप यहाँ पर ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब भी कर सकें, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए है। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ अपने बारे में। माय नेम इज़ डॉक्टर आमिर और मेरा ताल्लुक टीचिंग प्रोफेशन से है और मैं पाकिस्तान में 2010 से लेकर 2022 तक डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और स्कूल्स के अंदर टीचिंग जो है वो करता आया हूँ। एंड देन आई डिसाइडेड इन 2022 कि मुझे अपना जो करियर है उसको एनहांस करने के लिए, अपनी जो एजुकेशनल ट्रेनिंग है उसको बेहतर करने के लिए मुझे यूके आना चाहिए। और मैंने यूके में आकर पीजीसी विद क्यूटीएस कोर्स किया था एंड नाउ आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ फिजिक्स इन ए स्कूल इन लंदन। बहुत से लोग पाकिस्तान से या इंडिया से यूके आना चाहते हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं और उनको शायद ये आइडिया नहीं होता। जब वो यहाँ पर यूके में आकर लैंड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस कोर्स में उन्होंने एनरोल किया है वहाँ पे या तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं या वो अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी तो उनको नहीं मिलती और उनको आफ्टर पोस्ट स्टडी वीज़ा, जो 2 साल का वीज़ा मिलता है आफ्टर स्टडीज़ मास्टर लेवल कोर्स, उनको वापस अपने मुल्कों में जाना पड़ता है। लेकिन पीजीसी विद क्यूटीएस एक ऐसा कोर्स है, अगर आप यूके में आकर वो करते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव करते हैं बल्कि साथ में यहाँ पर, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, लोग इस प्रोफेशन को जनरली छोड़कर जा रहे हैं डिफरेंट वजूहात की वजह से, तो यहाँ पर वैक्यूम है और यहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस कदरे बेहतर हैं। एंड देन यू कैन हैव योर स्किल वर्क वीज़ा और आफ्टर 5-6 साल आप यूके में रहने के बाद यहाँ की सिटीजनशिप या पीआर जो है उसको ले सकते हैं। तो इसलिए इस कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। जो इंडिया पाकिस्तान में डिफरेंट तरह की कंसल्टेंट्स हैं या एजेंट्स हैं वो डिस्करेज करते हैं और उन्होंने डिफरेंट तरह की मिथ्स बनाई हुई हैं पीजीसी विद क्यूटीएस कोर्स के बारे में कि मतलब इसके बाद शायद पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता या इस कोर्स का करने का कोई फ़ायदा नहीं है या डिफरेंट और तरह की चीज़ें, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि इस कोर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और अगर आप ये कोर्स यूके से करते हैं तो यहाँ पर आपको टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बड़े आराम से। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पीजीसी विद क्यूटीएस में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं अगर आप उसमें करें तो आपको ना सिर्फ स्कॉलरशिप या बर्सी जो है वो मिल सकती है जिसकी अमाउंट अच्छी खासी होती है। अभी रिसेंटली अगर आप मेरे चैनल पे जाएं तो आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें एक अली रज़ा साहब हैं, उनके साथ मेरा इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको 30,000 पाउंड का स्कॉलरशिप मिला, जिससे वो ना सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है पे करें बल्कि जो कुछ पैसे जो हैं उनके पास एक्स्ट्रा भी बच जाएंगे। तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि पीजीसी विद क्यूटीएस कोर्स जो है वो अप्लाई किस तरीके से करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और आपने वो कोर्स को अप्लाई कैसे करना है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर जो पीजीसी विद क्यूटीएस कोर्स है ये यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई होता है। जो बाकी मास्टर्स प्रोग्राम हैं वो आप यूनिवर्सिटी में जाकर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, लेकिन जो पीजीसी विद क्यूटीएस कोर्स है उसको आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर आप मैक्सिमम 4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं और ये जो इनटेक है उसकी साल में सिर्फ एक ही इनटेक होती है और वो होती है सितंबर इनटेक। तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशंस अभी खुली हैं ये खुली हैं फॉर सितंबर 2025 इनटेक। जो इसकी डेडलाइन है एप्लीकेशन अप्लाई करने की वो भी सितंबर 2025 है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप यूके आना चाहते हैं या आप बाहर से हैं, आप यूके में नहीं रहते, आपको ऑब्वियसली वीज़ा भी चाहिए होगा और ऑब्वियसली इसकी काफ़ी लवाजमात हैं जो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, वो भी पूरी करनी होती हैं। तो कम से कम ये 6 से 8 महीने का प्रोसेस है, तो इसलिए इसको अगर आप अभी से शुरू कर देंगे तो आपके लिए एडमिशन लेना और आपके लिए जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करना आसान हो जाएगा। सो एनीवेज वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले वेबसाइट पे आएंगे जिसका नाम है www.gov.uk अप्लाई फॉर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स। इसमें हम स्टार्ट नाउ में जाने से पहले, यानी कि इस कोर्स को अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोर्स बेसिकली इंग्लैंड के लिए वैलिड है। जो यूके है वो बेसिकली उसमें स्कॉटलैंड भी आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है, वेल्स भी आता है और ऑब्वियसली इंग्लैंड इसका पार्ट है। तो यूके के अंदर ये 4 मेन टेरिटरीज़ हैं। जो ये वाली वेबसाइट है और जो ये कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली इंग्लैंड के लिए है। नॉर्थलैंड जो आयरलैंड है, सॉरी, और नॉर्दर्न आयरलैंड और जो स्कॉटलैंड है या वेल्स है, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप ये कोर्स पीजीसी विद यूटीएस इंग्लैंड से कर लेते हैं
तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाद में स्कॉटलैंड या आयरलैंड भी मूव कर सकते हैं। तो और जो स्कॉटलैंड या आयरलैंड के जो कोर्सेज़ हैं उनकी लेंथ जो है वो बड़ी होती है, शायद वो कुछ कोर्स 18 महीने के या 2 साल के भी हो सकते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंग्लैंड से ये कोर्स करें। 1 साल का कोर्स है, फ़ी भी ज़ाहिर है आपको सिर्फ 1 साल की देनी पड़ेगी और उसके बाद फ्यूचर में अगर आप किसी दूसरी जगह भी मूव करना चाहते हैं तो आप मूव हो सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले जो इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं या मेन एलिजिबिलिटी वो जान देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको वेबसाइट में लिखा आ रहा होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें यहाँ पर मेन उन्होंने 2 रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। अच्छा, पहले तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस जो है वो समझ लेना चाहिए। यूके में मेनली 2 तरह के स्कूल्स होते हैं। प्राइमरी स्कूल्स जो बेसिकली ग्रेड 1 से, इनको ईयर 1 कहा जाता है यूके में, से लेकर ग्रेड 6 तक, यानी कि ईयर 6 तक के बच्चों के जो स्कूल्स होते हैं उनको प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। और उसके बाद ग्रेड 7 से लेकर ईयर 11 यानी कि GCSE या मैट्रिक के इक्विवेलेंट इसे कह लें, वो सेकेंडरी स्कूल होते हैं। कुछ सेकेंडरी स्कूल में 6 फॉर्म यानी कि A लेवल्स तक भी जो है वो पढ़ाई करवाई जाती है। और फिर कुछ सेपरेट कॉलेजेस होते हैं जिनको 6 फॉर्म कॉलेजेस कहा जाता है, जो बेसिकली फर्दर एजुकेशन यानी कि ईयर 16 से 18 वाले जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 16 से 18 साल के दरमियान होती है, वो वहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूके में टीचिंग प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं और आपको जॉब अपनी जॉब पर्सपेक्टिव से आना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप PGC प्राइमरी या सेकेंडरी में जाएं, क्योंकि जो फर्दर एजुकेशन है या जो कॉलेजेस हैं उस वो करने के बाद आपको QTS नहीं मिलता। उसके लिए एक अलग से QLTS वाली क्वालिफिकेशन जो है वो मिलती है और कॉलेजेस के अंदर सैलरीज भी कम होती हैं कंपेयर टू स्कूल्स और जॉब मिलने के चांसेस भी कम होते हैं। तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है या तो आप PGC प्राइमरी करें या PGC सेकेंडरी करें। अब यहाँ पे अगर आप जाएँ तो आपको सबसे पहले डिग्री की रिक्वायरमेंट जो है वो नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है डिग्री। अब जो डिग्री है वो बेसिकली बैचलर्स की डिग्री जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो यूके की डिग्री के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये थोड़ा-सा जो कन्फ्यूजन रहता है कि हमारी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं डिफरेंट मुल्कों के अंदर, वो यूके की क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वो उस तरीके से मैच नहीं करती। तो मैं आपको जनरल एक आइडिया बता दूँ कि जो पाकिस्तान का मास्टर्स है यानी कि MS या MPhil डिग्री यानी कि 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, वो यूके की जो डिग्री बनती है बैचलर्स ऑनर्स डिग्री या फर्स्ट क्लास डिग्री, उसके साथ इक्विवेलेंट होती है। या ये जो डिग्री है MPhil या MS की डिग्री, एटलीस्ट ये रिक्वायर्ड है आपको PGC विद QTS के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है तो आपकी अगर 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री आपने की हुई है किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर यानी कि इंजीनियरिंग में या किसी और फील्ड में, लेकिन वो 4 साल की अगर वो बैचलर्स ऑनर डिग्री है तो वो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास 3 इयर्स का बैचलर्स है तो आपको मास्टर्स कम से कम रिक्वायर होगा इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए। बट अगेन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको अच्छे तरीके से चेक कर लें, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप UKENIC की एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी है उसको चेक कर सकते हैं। आप वहाँ पे 50 पाउंड्स पे करते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, तो कुछ अर्से बाद वो आपको बता देते हैं कि आपके जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो यूके की क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से किस लेवल के ऊपर हैं और वो उनकी क्या इक्विवेलेंसी बनती है, और उसकी बेसिस पे आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाती है कि आप PGC विद QTS कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कि अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो एटलीस्ट MPhil या MS यानी कि 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। और अगर आपका ताल्लुक इंडिया के साथ है तो आपके पास कम से कम 4 इयर्स ऑनर्स बैचलर डिग्री जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप सेकेंड रिक्वायरमेंट देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड 4C और अबव इन इंग्लिश एंड मैथ GCSE। ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, चाहे आप PGC प्राइमरी में अप्लाई करें चाहे आप PGC सेकेंडरी में अप्लाई करें। आपके पास GCSE या उसका इक्विवेलेंट इंग्लिश या मैथ के अंदर आपको ग्रेड चाहिए होता है। यहाँ पर अक्सर जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो ये समझते हैं कि क्योंकि उन्होंने मैट्रिक भी किया हुआ है और उन्होंने FSC भी की हुई है तो उनका जो ग्रेड है वो इक्विवेलेंट है GCSE के, जबकि ऐसा नहीं है। जो पाकिस्तान में चाहे आप फेडरल बोर्ड से पेपर दे दें या चाहे आप किसी भी बोर्ड से पेपर दे दें, जो आपकी जो इंग्लिश है मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की, उनकी जो इक्विवेलेंस है वो GCSE इक्विवेलेंसी के बराबर नहीं बनती। तो या तो आपको जो कैम्ब्रिज का O लेवल का एग्ज़ाम है वो चाहिए होता है, या आप GCSE इक्विवेलेंसी टेस्टिंग के थ्रू या इक्विवेलेंसी टेस्टिंग एक सर्विसेज हैं यूके के अंदर जिसमें आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के ये वाली रिक्वायरमेंट जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें
मैंने उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। फ्यूचर में हो सकता है मैं एक नई वीडियो भी उसके ऊपर बनाऊँ, लेकिन आपको ये इक्विवेलेंसी टेस्ट जो है वो चाहिए होगा। और अगर आप पीजीसी प्राइमरी करना चाहते हैं तो एक और तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जीसीएसई साइंस का एग्जाम भी हो। मैथ का एग्जाम समटाइम्स जो है ना वो एग्जाम हो जाता है, जैसे मेरे केस में, क्योंकि मैंने मैट्रिक में भी मैथ्स पढ़ा हुआ था, मेरे बहुत अच्छे ग्रेड थे, इसी तरह एफएससी में भी। तो मुझे जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे ये एग्ज़ाम जो था वो नहीं देना पड़ा था, मुझे सिर्फ इंग्लिश का एग्ज़ाम रिक्वायर्ड था। बट अगेन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप दोनों मैथ का भी और जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो भी दें। और अगर आप प्राइमरी पीजीसी करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि आपको साइंस का एग्ज़ाम भी जो है वो चाहिए हो सकता है। उसके अलावा जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है आइल्स की रिक्वायरमेंट। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की आइल्स की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर मैं आपको जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया था, मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से किया था, इनका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है दुनिया में नंबर 1 है, हार्वर्ड से भी ऊपर उसका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी रैंकिंग यूएस रैंकिंग में उससे ऊपर आती है, नंबर 1 पे है इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर। और उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि जो आइल्स है उसमें मिनिमम हर मॉड्यूल में, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, जितने भी उनके मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें सब में एटलीस्ट 6.5 मॉड्यूल और ओवरऑल 7 चाहिए था। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो आइल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो थोड़ी सी रिलैक्स होती हैं, लेकिन जनरली 6.0 मॉड्यूल हर एक मॉड्यूल में, चाहे रीडिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो या लिसनिंग हो, उसमें चाहिए होता है। ओवरऑल समटाइम वो 6.5 की रिक्वायरमेंट जो है वो दे देते हैं। बट अगेन अप्लाई करने से पहले ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आइल्स और जीसीएसई एग्जाम हो। मैं यहाँ पे पहले भी अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ, पहले भी बता चुका हूँ अपने कमेंट सेक्शन में भी और दोबारा बता रहा हूँ कि जिस टाइम पे आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास जीसीएसई इक्विवेलेंसी एग्जाम है या नहीं है अभी मैटर नहीं करता। अगर आपके पास यूके ईएनआईसी की स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, जब जिसके बारे में बताया था कि डिग्री जो है वो किसके साथ, किस लेवल के साथ वो कंपेयर कर रही है, वो है या नहीं है, या आइल्स आपके पास है या नहीं है, ये अभी मैटर नहीं करता। और अगर आपने ये चीज़ें नहीं हैं आपके पास, स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी है या आइल्स का एग्ज़ाम या जीसीएसई इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से अप्लाई इस कोर्स में कर सकते हैं। इस कोर्स में अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू प्रोसेस होगा। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको बता देती है कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। कई लोग जो हैं वो पहले करना चाहते हैं जीसीएसई इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम या आइल्स और यूके ईएनआईसी, लेकिन आई थिंक कि आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। हो सकता है कि आप यूके ईएनआईसी की स्टेटमेंट भी ले लें, आप आइल्स का भी एग्ज़ाम दे दें, आप जीसीएसई इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम भी दे दें, उसके अच्छे खासे पैसे होते हैं। वो भरने के बाद आपको पता चलता है कि आपने अप्लाई किया, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होगी, तो आपके पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं। तो इसलिए मेरी जो एडवाइस होगी वो ये होगी कि आप पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जब यूनिवर्सिटीज़ तक जाती है तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू की कॉल करती है, और उसको कॉल करने के बाद ऑब्वियसली वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद उनको आइडिया हो जाता है कि उन्होंने आपको रखना है या नहीं रखना। अगर वो आपको रख लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़े आराम से आप मीट कर सकते हैं। और जैसे अगर आप अभी अप्लाई करते हैं अक्टूबर में फॉर एग्जांपल या नवंबर में, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आपने सितंबर 2025 में पहुंचना है, तो आप बड़ी बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़े आराम से मीट कर सकते हैं। बट एनीवेज अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो है कि हमने एप्लीकेशन जो है उसको किस तरीके से फिल करना है। तो अगर आप इसी तरह इसी वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ का जो बटन है वो दिया गया है, आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास क्या पहले से अकाउंट है। ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपके पास अकाउंट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने सिंपली यहाँ पे नो आई नीड अ क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है, और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आपका वैलिड ईमेल एड्रेस है उसको आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। मैंने ऑलरेडी इस पे अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा साइन इन के ऊपर, और मैं जो अपना ईमेल एड्रेस है उसको मैं प्लेस इन करूँगा। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे मैसेज आ गया कि मैं अपनी ईमेल चेक करूँ, और ईमेल के ऊपर मुझे एक लिंक दिया जाएगा जिसको जाकर मैंने ओपन करना है। तो मैं अब यहाँ पर जाऊँगा और मैं अपने लिंक को ओपन करने की कोशिश करूँगा, एंड लेट्स सी ये हमें वेबसाइट आगे किस जगह पे लेकर जाती है। जी, मेरे ईमेल एड्रेस पे जो मैंने प्रोवाइड किया था उसके ऊपर लिंक आ चुका है, और मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर आपको 2 टैब्स नज़र आ रहे होंगे, योर डिटेल्स एंड योर एप्लीकेशन। अब हमने यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फिल करना है। मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बाकी जो डिटेल्स है वो बाद में फिल करूँगा, पहले हमने जाना है एप्लीकेशन के अंदर। और इसमें देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है यू कैन ऐड अप टू 4 एप्लीकेशंस एट अ टाइम एंड यू विल नॉट बी एबल टू सबमिट एप्लीकेशन अंटिल यू हैव कंप्लीटेड योर डिटेल्स। यानी कि डिटेल्स आपकी अलग फिल होंगी और आपने जो कोर्स प्रोवाइडर्स हैं वो अलग फिल जो है वो करने हैं। अब यहाँ पर जो कोर्स प्रोवाइडर्स हैं उसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी या स्कूल डायरेक्ट।
मैंने स्कूल डायरेक्ट के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। बेसिकली पीजीसी विद क्यूटीएस कोर्स आप या तो यूनिवर्सिटी लेड रूट के थ्रू करते हैं, यानी कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी में आपकी एप्लीकेशन जाती है, आप यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी आपको 2 प्लेसमेंट स्कूल्स में पीजीसी विद क्यूटीएस की ट्रेनिंग करने के लिए भेज देती है। 4 महीने आप एक स्कूल में जाते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर 4 महीने आप दूसरे स्कूल में जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जो कुछ स्कूल्स हैं या कुछ चेन्स ऑफ स्कूल्स हैं, वो डायरेक्टली आप उनके अंदर वो सैलरी रूट होता है और आप उसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जिस टाइम पे मैंने अप्लाई किया था, पहली बात तो ये कि जो सैलरी रूट है वो बहुत कंपैरेटिव होता है, क्योंकि आपको उसमें सैलरी भी जो है वो साथ-साथ मिल रही होती है। और जो लोकल ब्रिटिशर्स हैं, उनको ऑब्वियसली वो वाले स्कूल जो हैं ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। और दूसरा ये होता है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव होता है और यहाँ पे सिर्फ आप 4 जो कोर्स प्रोवाइडर्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सम टाइम आपका जो ऑप्शन है वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली मैंने नहीं देखा आज तक कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किसी को मिला हो। अगर आप मेरी क्वालिफ़िकेशन देखें तो मेरे पास पीएचडी भी थी, 12 साल का एक्सपीरियंस भी था टीचिंग का, कोई कमी नहीं थी मेरी एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन मुझे सैलरी रूट नहीं मिला। तो अगर आप लेट्स से कि 2 ऐसे प्रोवाइडर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं जो सैलरी आपको दे रहे हों, तो और अगर वहाँ से रिजेक्शन आ जाए तो फिर पीछे सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं जहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकता है वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ आपको ना रखें। और ये साल में सिर्फ एक दफ़ा कोर्स अप्लाई होता है सितंबर 2025 इनटेक में। तो मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि अगर आप सैलरी रूट ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप रखना भी चाहते हैं तो सिर्फ एक कोर्स प्रोवाइडर ऐसा रखें जो सैलरी वाला हो, बाकी 3 यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट करें ताकि आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हों। अब यहाँ पे हम ऐड एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, तो बेसिकली इस प्रोसेस में आप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन किस यूनिवर्सिटी में आपने आना है, ये यहाँ पे आपने खुद रिसर्च करनी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी मैं बता दूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कम फ़ी ले रही हैं, कौन सी ज़्यादा ले रही हैं। तो बेसिकली इस पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। आप उस पर्टिकुलर एरिया की यूनिवर्सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से फ़ी कितनी चार्ज कर रहे हैं वो भी जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अभी मैं आपको इसके बारे में फर्दर बताता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नो व्हिच कोर्स यू वांट टू अप्लाई टू, यानी कि कौन सा कोर्स प्रोवाइडर है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो नो होगी, क्योंकि आपके पास पूरी एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें तमाम कोर्स जो है वो प्रोवाइडर्स जो है उस पर्टिकुलर कोर्स के होंगे। अगर आप इस पे नो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डिटेल लिस्ट आ सकती है। अगर आप को ऑलरेडी पता है कि आपने जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जाना है या आपने रीडिंग यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। अब यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर जाएँगे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड ए कोर्स, यू कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेनिंग प्रोवाइडर एंड कोर्स इंक्लूडिंग इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, स्कूल प्लेसमेंट कौन-कौन सी है, क्या बर्सिया या सैलरीज़ अवेलेबल हैं या नहीं, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे जाएँ। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा अक्रॉस इंग्लैंड और यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूँगा और यहाँ पे अब वो सब्जेक्ट मुझसे पूछ रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या फर्दर एजुकेशन। फर्दर एजुकेशन सिर्फ ए लेवल्स के लिए एप्लीकेबल है और इसमें आपको क्यूटीएस नहीं मिलता, क्यूएलटीएस मिलता है। और अगर आप फर्दर एजुकेशन में जाते हैं तो आप सिर्फ ईयर 16 से 18 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और यहाँ पे जो जॉब सैलरीज़ हैं कॉलेजेस में वो कंपैरेटिवली कम हैं और जॉब के चांसेस भी कम है, क्योंकि स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कॉलेजेस हैं वो कंपैरेटिवली कम है। तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आप सेकेंडरी में जाएँ। और अगर आप सेकेंडरी चूज़ करते हैं तो आप ना सिर्फ ए लेवल्स के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई स्टेट स्कूल्स ऐसे होते हैं सेकेंडरी स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जीसीएसई भी है और ए लेवल्स भी है, यानी कि मेरे पास पूरा स्पेक्ट्रम जो है अवेलेबल है और यहाँ पे जो आपकी जॉब के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं सेकेंडरी को क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना सब्जेक्ट लेट्स से फिज़िक्स, आप अपना कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे ग्रीक है, बीओ है, आर्ट डिज़ाइन है, बायोलॉजी है, बिज़नेस है, केमिस्ट्री है, सिटीजनशिप, क्लास 6 कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, कंप्यूटिंग, डांस, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, ड्रामा, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हेल्थ एंड सोशल केयर, हिस्ट्री, सो मेनी सब्जेक्ट जैसे जर्मन, जापानीज़, सॉरी, लैटिन, मैंड्रिन, मैथमेटिक्स, मॉडर्न साइंसेस, म्यूज़िक, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन और यहाँ पे फिज़िक्स, साइकोलॉजी, रिलीजियस एजुकेशन, रशियन, साइंस, सोशल साइंसेज़ एंड स्पेनिश। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ बर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप के बारे में लिखा गया है, लेकिन मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये बर्सिटीज़ और या स्कॉलरशिप ये लोकल स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप ये ना सोचिएगा कि आपको मिलेंगी। यहाँ पे सिर्फ जो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको बर्सिटी या स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, वो फिज़िक्स है, अगर आप पीजीसी फिज़िक्स करते हैं या पीजीसी जर्मन या पीजीसी स्पेनिश या पीजीसी फ्रेंच। बस ये सिर्फ 4 ऑप्शन हैं जिन पे आपको एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप मिल सकता है। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट पे आपको स्कॉलरशिप या बर्सिटी नहीं मिलेगा। कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा कि फिज़िक्स का स्कॉलरशिप या बाकी लैंग्वेजेस का कैसे अप्लाई करना है। लेकिन आज की वीडियो मेरी बेसिकली इस टॉपिक पे है कि इसको अप्लाई कैसे करना है।
अब क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स में चला जाता हूँ और मैं यहाँ इसको कंटिन्यू करता हूँ और उसके बाद वो कहते हैं कि डू यू हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री? जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो आपको एटलीस्ट एमफ़िल या एमएस डिग्री चाहिए। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, एमएस या एमफ़िल कर रहे हो और आपका रिज़ल्ट अभी 6-8 महीने में या जून-जुलाई तक आ जाएगा, तो आप यहाँ पर येस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है येस आई हैव अ डिग्री और आई एम स्टडीइंग फॉर वन। अगर आपका रिज़ल्ट अवेटेड है तब भी आप येस पे कर सकते हैं और अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है तो आपके पास जो 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री है दैट विल आल्सो बी एप्लीकेबल। वो भी आप उसको भी चूज़ करके, वो एलिजिबल डिग्री है बेसिकली, उसकी बेसिस पे आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए या नहीं? तो चाहिए। अगर आप यूके सिटीज़न नहीं हैं और आप बाहर से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वीज़ा चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो येस होगा, यू नीड टू हैव ए वीज़ा स्पॉन्सरशिप। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर 87 कोर्सेज़ जो हैं वो आ गए हैं। यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे क्यूटीएस ओनली लिखा हुआ है, क्यूटीएस विद पीजीसीई या फर्दर एजुकेशन। तो यहाँ पे आपने क्यूटीएस विद पीजीसीई पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं इसमें सिर्फ क्यूटीएस जो है वो आपको मिलता है और पीजीसी नहीं मिलती। जैसे गल्फ कंट्रीज़ हैं उसके अंदर वो पीजीसी विद क्यूटीएस दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं। अगर फ्यूचर में आपका दिल नहीं लगता यूके में और आप गल्फ में जाना चाहते हैं, तो अगर आपने खाली क्यूटीएस किया हो तो वहाँ पर आपको मसला आ सकता है। और अगर आप इतना पैसा लगाकर यूके आ रहे हैं तो आपको बेसिकली पीजीसी विद क्यूटीएस पूरा जो कोर्स है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक कर दिया है और यहाँ पर मैं अप्लाई फ़िल्टर कर देता हूँ। तो मेरे पास जो कोर्सेज़ हैं वो वही हैं 87 के 87। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सैलरी रूट की ऑप्शन आ रही है कि ओनली शो कोर्सेज दैट कम विद अ सैलरी। वह जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ कोर्स प्रोवाइडर्स जो हैं वो सैलरी जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं, यानी कि आपको कोई फ़ी उनको पे नहीं करनी, वो थोड़ा सी आपको पैसे भी ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन ये कोर्सेज बहुत कम होते हैं और बहुत कम्पेटिटिव होते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप क्योंकि आप अगर सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसा कोई कोर्स प्रोवाइडर तो बेसिकली वहाँ से रिजेक्शन ही आनी है और आप अपना चांस बेसिकली कम कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि फिज़िक्स में कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है। मैंने इसको चेक कर दिया और मैंने जब फ़िल्टर अप्लाई करूँगा तो लेट्स सी कि कितने कोर्सेज़ हैं। आप देखें कि इस साल कोई भी कोर्स नहीं है। जब लास्ट ईयर मतलब 2022 में जब मैंने अप्लाई किया था या लास्ट ईयर कुछ और लोगों ने जब मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो 1 या 2 कोर्स प्रोवाइडर फिज़िक्स में थे। हो सकता है साइंसेज़ में या दूसरे जो सब्जेक्ट में जिसमें भी आप पीजीसी करना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई इस तरह का कोर्स प्रोवाइडर हो। लेकिन अगेन ये रिस्क है, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आप बेसिकली अपनी ऑप्शन जो है वो कम कर रहे हैं। जो इस तरह के जो सैलरी रूल होते हैं वो जनरली लोकल सिटीज़न्स को मिलते हैं। बट एनीवेज़, अब मैं इसको अनचेक करके दोबारा फ़िल्टर्स अप्लाई करूँगा एंड नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी। अब आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं। उसका कोर्स कोड भी आ रहा है और उसमें उनके बारे में लिखा भी हुआ है कि वो कोर्स की डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे केमिस्ट्री विद फिज़िक्स है, ये एक यूनिवर्सिटी है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, मेरे एक गेस्ट थे मोहम्मद अहमद, उनकी वीडियो भी है यूट्यूब में। उन्होंने पीजीसी यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग से कंप्लीट की है अभी इसी साल और वो ऑलरेडी उनको जॉब भी मिल गई है, वो जॉब भी कर रहे हैं। तो या आप यहाँ पे इसकी अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ी देखें नॉन यूके सिटीज़न के लिए तो उसकी फ़ी है 25,850। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाएँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, इसकी भी तकरीबन 23,000 के करीब फ़ी है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन है, इसकी फ़ी कंपैरेटिवली कम है। मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी कौन-सी यूनिवर्सिटी आप रिकमेंड करेंगे? मैं सिर्फ़ यूसीएल के बारे में जानता हूँ, मैंने यूसीएल से पीजीसी किया है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोग्राम किस तरीके से रन हो रहा है, वहाँ के प्लेसमेंट स्कूल्स किस तरीके से हैं, मुझे उनके बारे में आइडिया नहीं है। तो ये रिसर्च आपने खुद करनी है। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि लंदन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी है। अगर आप लंदन के बारे में सोच रहे हैं और एज़ अ टीचर आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि लंदन इज़ नॉट अ गुड सिटी एज़ अ टीचर, क्योंकि एक पहली बात तो ये है कि यहाँ महँगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो रेंट्स हैं वही बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको सिंपल सा कंपैरिज़न बताता हूँ कि अगर आप लंदन में टीचर हैं और पीजीसी विद क्यूटीएस करने के बाद जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगती है अप्रॉक्सिमेटली टैक्स कटने के बाद और नेशनल इंश्योरेंस की अमाउंट कटने के बाद, वो तकरीबन 2300 पाउंड के करीब या 2400 पाउंड के करीब आपकी सैलरी आती है टेक होम। और अगर आप लंदन के बाहर जैसे रेस्ट ऑफ इंग्लैंड में यानी कि लंदन के आउटसाइड अगर आप पढ़ाते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 2000 पाउंड के करीब है, तो तकरीबन 400 पाउंड आपको लंदन में ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर मैं रेंट की आपको सिचुएशन बताऊँ तो लंदन के अंदर अगर 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है या लेट्स से 1 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको कम से कम 1400 से 1500 पाउंड का मिलता है और अगर 2 बेडरूम का आप देखना चाहते हैं तो 2000 पाउंड को कम से कम आपको मिनिमम उसका रेंट पे करना है। लेकिन बर्मिंघम में या मैनचेस्टर में या दूसरे सिटीज़ हैं जो लंदन से काफ़ी अवे हैं, वहाँ 1 बेडरूम हो सकता है आपको 500, 600 या 700 का मिल जाए और सम टाइम तो ऐसा होता है कि 800 या 900 में आपको 3 बेड का घर जो है वो भी मिल सकता है।
तो वो सिटीज़ कंपैरेटिवली चीपर हैं। तो ये रिसर्च आपने खुद करनी है कि आपने यूके के किस सिटी में आना है और कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनकी फ़ीस से भी रिलेटेड। तो यहाँ पर आप जो फ़ी है वो देख सकते हैं कि किसकी फ़ी कम है, किसकी फ़ी जो है वो ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे तमाम डिटेल्स जो हैं वो बताई हुई हैं कि इनका प्लेसमेंट स्कूल जो है वो कौन-सा होगा, स्टडी कहाँ पे करेंगे और बाकी जो अमाउंट्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई फॉर दिस कोर्स कर दें। तो यहाँ पर देखें ये वो पूछ रहा है दोबारा कंफर्मेशन कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स, आई विल से यस। और उसके बाद आप फिर यहाँ पर अगर आप अपनी एप्लीकेशन में चले जाएं तो ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्वरहैम्पटन ये ऐड हो गई है। लेकिन अगेन मैंने अपनी सारी डिटेल्स जो है वो भी फिल इन करनी है। इस तरह आप 4 और कोर्स प्रोवाइडर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक और कोर्स प्रोवाइडर जो है वो ऐड करके दिखा देता हूँ, फिर हम एप्लीकेशन पे वापस चलेंगे। तो उसके बाद वो कहता है ऐड एप्लीकेशन। अब मैं यहाँ पर अगेन वही प्रोसेस जो है वो रिपीट करूँगा जो मैंने पहले किया था और हम एक और कोर्स प्रोवाइडर जो है वो उसको देख लेते हैं कि फ़िज़िक्स में कौन सा और कोर्स प्रोवाइडर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे अगेन फ़िज़िक्स चूज़ करते हैं और उसको जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो उसके बाद फिर वही जो ऑप्शन है कि डिग्री वाली वो है या नहीं है, वीज़ा स्पॉन्सरशिप यस रिक्वायर्ड। और उसके बाद फिर आपके पास वही ऑप्शंस जो हैं वो आ जाते हैं। इसमें मैं एंड में कोई भी ऐसा कोर्स जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट फ़ी है उनकी, कुछ की फ़ी बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है। जैसे कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी है, यहाँ जो कोर्स कोड है फ़िज़िक्स FX X2 या यहाँ पे कोर्स कोड है FX 3 X1, ये इतना मैटर नहीं करता। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट कोर्स होते हैं। बट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस यूनिवर्सिटी को और इसको मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर देता हूँ अप्लाई फॉर दिस कोर्स। और यहाँ पे यस प्रेस करने के बाद अगर आप देखें तो मेरी जो एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर ये 2 कोर्स प्रोवाइडर्स कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्वरहैम्पटन जो है वो ऐड हो चुके हैं। आप इसके अलावा 2 और कोर्स प्रोवाइडर्स जो हैं वो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने बेसिकली अपना जो दूसरी फॉर्म की साइड है डिटेल्स वाली, इसको फिल इन करना है। आप यहाँ पर अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो प्लेस इन करेंगे। मैं यहाँ पे चाहता हूँ आपको जनरल दिखा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। आपने अपना नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद उसने आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछा है, फ़ोन नंबर आप यहाँ पर अपना एंटर करेंगे। उसके बाद जो तीसरी इन्फॉर्मेशन है वो है इंग्लिश GCSE और इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर जो है वो फिल करनी पड़ेगी कि आपकी करंट क्वालिफिकेशन क्या है और यूके ENIC जो स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी है वो आपको क्या बताती है। अगर वो आपके पास नहीं है अभी तो इट्स ऑलराइट, आप जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो प्लेस कर सकते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैं इसको चेकआउट कर रहा था तो मैंने ये इंग्लिश का जो इक्विवेलेंट थी इसको फिल इन किया था। लेकिन मैं आपको मैथ वाला सेक्शन में जाके दिखा देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा मैथ GCSE और इक्विवेलेंट, तो उन्होंने पूछा है विच टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन इन मैथ्स डू यू हैव। ऑब्वियसली आपके पास GCSE नहीं है, आपने इंटरमीडिएट या अगर मैट्रिक किया हुआ है पाकिस्तान से या आपने इंडिया से CBSE या किसी भी बोर्ड से आपने एग्जाम दिया हुआ है तो आप वो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। यहाँ मैं बताता चलूँ कि जिनका ताल्लुक इंडिया से है और उन्होंने CBSE बोर्ड से किया हुआ है तो उनको इक्विवेलेंसी एग्जाम नहीं चाहिए। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, अगर आपके मार्क्स बहुत कम हैं 60% से नीचे फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको इक्विवेलेंसी टेस्ट है वो देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड द यूके। अब वो क्वालिफिकेशन नेम जो है वो मांग रहे हैं, पाकिस्तान में इसको इंटरमीडिएट कहा जाता है तो मैंने इंटरमीडिएट यहाँ पे प्रेस कर दिया। उसके बाद वो पूछते हैं कि कौन सा कंट्री है, सो आई एम गोइंग टू से पाकिस्तान। तो यहाँ से आप पाकिस्तान जो है यहाँ पे एंटर कर देंगे और उसके बाद फिर वो पूछ रहा है शो योर मैथ्स क्वालिफिकेशन कंपेयर्स टू द यूके वन। तो यहाँ पे देखें उन्होंने कंपेयर स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी का जिक्र जो है वो किया हुआ है। आप यहाँ पर जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप कहेंगे कि आई विल अप्लाई फॉर वन इन फ्यूचर। यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें। उसके बाद विच ग्रेड इन योर मैथ क्वालिफिकेशन वाज, तो जो भी आपकी ग्रेड है या परसेंटेज है, ये देखें डिफरेंट ऑप्शन हैं, आप उसको प्लेस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे किस ईयर में आपने कंप्लीट किया, तो आप जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन है, जो भी ईयर आपने कंप्लीट किया फॉर एग्जांपल, उसको प्लेस कर दें। और उसके बाद ये आपसे फाइनल स्टेप में पूछता है कि क्या ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको येस या नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो अगेन आई एम गोइंग बैक नाउ। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपके पास डिग्री से रिलेटेड, लेकिन डिग्री से ऊपर है ए लेवल्स एंड अदर क्वालिफिकेशन। आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप डिग्री वाले सेक्शन में जाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी भी थोड़ी देर पहले मैं फॉर्म फिल कर रहा था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ डिग्री को और मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि इसको कैसे फिल करना है। ये हम डिग्री वाले सेक्शन में गए।
उसने पूछा डू यू हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, आप कह सकते हैं कि यस। जैसे मैंने बताया कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो एमएस या एमफिल आपका मिनिमम चाहिए। अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स ऑनर्स या प्रोफेशनल जो बैचलर्स है वो आपका चल जाएगा यहाँ पर। उसने फिर पूछा विच कंट्री वाज द डिग्री फ्रॉम, अनदर कंट्री, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखूंगा या जिस भी कंट्री से आप कर रहे हैं। और उसके बाद वो पूछ रहा है विच व्हाट सब्जेक्ट इज़ योर डिग्री इन, मेरी जो डिग्री थी वो फिजिक्स में थी तो मैं यहाँ पे फिजिक्स लिख रहा हूँ। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। फिर वो पूछता है व्हाट टाइप ऑफ डिग्री इज़ इट, मेरी जो डिग्री थी वो 4 साल की 4 इयर्स ऑनर डिग्री थी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैचलर डिग्री ऑनर। लिखना आपकी डिग्री पे लिखा होगा कि इसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन है। फिर वो पूछता है किस यूनिवर्सिटी ने वो डिग्री अवार्ड की, तो फॉर एग्जांपल जो जिस भी यूनिवर्सिटी से मैंने की मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ। एंड देन हैव यू कंप्लीटेड योर डिग्री, तो मैंने ऑब्वियसली कर ली थी बहुत अरसे पहले तो मैं इसको यस करूँगा। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप लिखेंगे नो आई एम स्टडिंग फ्रॉम फॉर माई डिग्री। उसके बाद डिड योर डिग्री गिव अ ग्रेड, तो जैसे CGP है या जो भी ग्रेड है फॉर एग्जांपल वो आप यहाँ पर प्लेस इन कर सकते हैं। और उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है किस ईयर में डिग्री स्टार्ट हुई फॉर एग्जांपल और किस ईयर में आपकी डिग्री एंड हुई। तो मैं यहाँ पे रैंडम ईयर जो है वो प्लेस कर रहा हूँ। और उसके बाद अगेन वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास यूके ENIC की स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी है या नहीं है। एट दिस पॉइंट अगर आप नो कह देते हैं या अगर आप कह देते हैं आई विल अप्लाई फॉर फ्यूचर तो दैट इज़ गुड, क्योंकि अभी आपके पास नहीं होगी ये स्टेटमेंट। फ्यूचर में इसको हम एक्वायर कर सकते हैं, एक दफ़ा आपका इंटरव्यू प्रोसेस हो जाए, सिलेक्शन हो जाए तो फिर, क्योंकि ये हर चीज़ के पैसे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी भी तकरीबन 50 पाउंड की है, एक्विवेलेंसी एग्जाम जो है वो तकरीबन 200 टू 300 पाउंड जो है उसकी कॉस्ट आती है पर एग्जाम। और फिर इसी तरह आइल्स की एग्जाम की भी अच्छी खासी कॉस्ट है, तो मतलब ये कॉस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप एप्लीकेशन फिल करें, अपना डिसीजन एक दफ़ा देख लेंगे कि क्या आपको एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उसके बाद फिर आप बाकी जो एग्जाम्स हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिग्री की इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ये सेक्शन जो है वो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अभी इसको वापस जा रहा हूँ डिटेल्स के ऊपर। और उसके बाद फिर जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो वर्क हिस्ट्री से रिलेटेड है कि क्या आपने कोई काम किया है टीचिंग से रिलेटेड या कोई और चीज़। अनपेड एक्सपीरियंसेस आपके क्या क्या हैं। यहाँ पर्सनल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये आपकी एक किस्म की रिफ्लेक्शन है कि आप क्यों बेसिकली टीचिंग में आना चाहते हैं या आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे। मैंने इस पर एक बहुत डिटेल वीडियो जो है वो बनाई हुई है, अगर आप उसमें मैंने अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट जिसमें मैं UCL में मेरा एडमिशन हुआ था वो मैंने शेयर की थी कि मैंने क्या-क्या उसमें लिखा था, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये जेन्युइन होनी चाहिए। प्लीज़ डू नॉट यूज़ AI टूल्स। आप अपनी जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे तरीके से लिखें, जो अपनी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उसको डिटेल से यहाँ पर डालें। यहाँ पे अगेन जो इसकी वर्ड लिमिट है वो तकरीबन 500 से 1000 वर्ड्स के दरमियान है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसको टाइम लगाकर थोड़ा-सा फिल करें। उसके बाद फिर हम जाएँगे डिटेल्स वाले सेक्शन के अंदर, और उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आस्क फॉर सपोर्ट इफ़ यू आर डिसेबल्ड, अगर किसी किस्म की डिसेबिलिटी है फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूजन और डाइवर्सिटी है तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं। अगर आपको कोई इश्यूज है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी जो है आपके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट अगर आपको चाहिए तो वो भी आप उनसे आस्क कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू अवेलेबिलिटी की अगर अगर आप यहाँ पे जाएँ तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसे टाइम्स हैं या कोई ऐसी डेज़ हैं जिसमें आप अवेलेबल नहीं हैं, तो आप अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो बता सकते हैं कि कौन-कौन से दिनों पे आप अवेलेबल नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिमेंबर जब आप ये अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 30 दिनों के अंदर-अंदर 30 वर्किंग डेज़ के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसने आपका इंटरव्यू जो है कंडक्ट करना होता है या आपको डिसीजन देना होता है कि आपको उन्होंने सेलेक्ट किया है या नहीं किया। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको फिल कीजिएगा। ये ना हो कि आपने कोई कमिटमेंट फ्यूचर में तय की और आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए और आपका इंटरव्यू मिस हो जाए। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद यहाँ पर रेफरेंसेस टू बी रिक्वेस्टेड। यहाँ पे जो रेफरेंसेस हैं ये बेसिकली आपके प्रोफेशनल रेफरेंसेस या जो आपके कोलीग्स हैं फॉर एग्जांपल या जहाँ पे आप काम कर सकते हैं कर रहे हैं वो रेफरेंसेस होने चाहिए। लेकिन मेक श्योर कि अगर जब यूके गवर्नमेंट के या यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हमसे रेफरेंस मांगे तो वो बंदा आपको रेफरेंस दे भी। समटाइम हम रैंडम लोगों के नाम लिख देते हैं और उनकी मेल बॉक्स में मेल पड़ी रहती है और वो रिप्लाई नहीं करते। तो मेक श्योर कि जो आपके रेफरेंसेस हैं वो टाइमली अगला बंदा जो है वो डिलीवर भी करे। उसके बाद डिक्लेयर एनी सेफ गार्डिंग इश्यूज़, यानी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है फॉर एग्जांपल आपके ऊपर, ये कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं, अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं कोई इस तरह की चीज़ें हैं आपके ऊपर, कोई केसेस हैं फॉर एग्जांपल, तो इस फॉर्म के अंदर उसके बारे में आपसे पूछा जाता है तो उसको आप फिल कर लीजिएगा। और लास्ट में इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, यूके के अंदर इक्वालिटी और डाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर जब आप फिल करें तो आपसे पूछते हैं कि आपका जेंडर क्या है और आपकी नेशनैलिटी क्या है और तमाम चीज़ें, एथनिसिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको आपने पूरा जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसको आपने सबमिट करना है। तो अगेन जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपके पास
तो जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो जो भी आपने कोर्स प्रोवाइडर सेलेक्ट किए होंगे, ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म उन कोर्स प्रोवाइडर्स तक पहुंच जाता है और उसके बाद उनके पास 30 डेज़ की डेडलाइन होती है। उन कोर्स प्रोवाइडर्स ने 30 डेज़ के अंदर डिसाइड करना है कि क्या उन्होंने आपको एडमिशन देना है या उन्होंने आपका एडमिशन जो है उसको रिजेक्ट करना है। अगेन रिजेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस। मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अप्लाई किया था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। यूसीएल एक्सेप्टेड मी। और इसी तरह ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस में एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो है वो आ सकती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 4 आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई ना, अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है, आपने अच्छे तरीके से फॉर्म फिल किया हुआ है और पर्सनल स्टेटमेंट आपने अच्छी से लिखी है, तो आपको किसी एक कोर्स प्रोवाइडर की तरफ से इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो अवेलेबल है, जिसमें मैंने डिटेल्स से अपने जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और जो मुझसे चीज़ें पूछी गई मैंने उसको तैयार किस तरीके से किया, वो मैंने वीडियो जो है वो पूरी एक बना के अपलोड की हुई है, उसको पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। और जब आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी आपको बता देती है कि आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है या जीसीएसई की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और उसके बाद जब वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी आपको फ़ी सबमिट करने का कहती है। फ़ी कैसे सबमिट करनी है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। फ़ी जब सबमिट करनी होती है, तो तकरीबन 30% या 25% या क्वार्टर फ़ी जो होती है वो आपने सबमिट करनी होती है। वंस यू सबमिट दैट, तो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर यानी कि CAS लेटर इशू करती है और उसकी बेसिस पे आप यूके का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको मोटा-मोटा जो है वो लेआउट जो है वो बता दिया है कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या होगा। और बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं, मतलब जो मेरा चैनल देख रहे हैं 1 साल से या 2 साल से, उनको वो यूके अब पहुँचे भी हैं। कुछ लोग अभी रिसेंटली पहुँचे हैं, कुछ लोग लास्ट ईयर पहुँचे थे। और मतलब आपको किसी भी एजेंट के पास या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बहन और भाई जिनको डिफ़िकल्टी है या वो समझते हैं कि नहीं उनसे गलती ना हो जाए और वो उनको कंसल्टेंसी चाहिए और उनको मेरी वन टू वन सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आई ऑलवेज़ आल्सो प्रोवाइड दोज़ सर्विसेज़। मैंने पिछले साल मुझे कई लोगों ने कहा, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था, लेकिन इस साल मैंने वो सर्विसेज शुरू की हैं। अगर आपको मेरी वन टू वन कंसल्टेंसी चाहिए कि इस सारे प्रोसेस से कैसे गुजरना है, पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे होगी, आपको मेरी वन टू वन सपोर्ट चाहिए, जीसीएसई एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो आप मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, आपने info@agreliance.org.uk, ये यूके की एक रजिस्टर्ड कंपनी है। आप कंपनी हाउस पे उसके ऊपर जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। उस पे जाके आपने ईमेल करनी है और उसके बाद जो कस्टमर कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे वो आपको बता देंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। जो मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं उसमें क्या-क्या इंक्लूडेड है, उसमें फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं। उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाता है और अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, तो इंटरव्यू को कैसे तैयार करना है, मैं आपका एक मॉक इंटरव्यू जो है उसको कंडक्ट करूँगा और आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूँगा। फिर जब अगर आपका इंटरव्यू अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद जीसीएसई एग्ज़ाम्स की कैसे तैयारी करनी है या आईएलटीएस के लिए क्या हेल्प है, उसके लिए क्या रिसोर्सेज हैं, आई कैन हेल्प यू विद दैट एज़ वेल। और उसके बाद ऑब्वियसली जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो दैट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ जो भी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। आपको अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसमें वो आपको तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो बता देंगे। बट एनीवेज़ इस सर्विसेज के बगैर भी जैसे मैंने बताया कई लोग पहुँचे हैं, क्योंकि इतना प्रोसेस मुश्किल नहीं है। आप खुद से भी ये फॉर्म फिल करके यूके में पहुँच सकते हैं। इतना कोई आपको किसी कंसल्टेंट के पास या एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटली अप टू यू कि आपको मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए या नहीं चाहिए। ये आप खुद डिसाइड जो है वो कर सकते हैं। बट एनीवेज़ आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो बता दी हैं कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। बस मुझे थोड़ा-सा शिकवा है आप लोगों से, वो ये है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को शेयर नहीं करते व्हाट्सएप ग्रुप में या डिफरेंट जगहों पे। अगेन मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। यू कैन जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर टीचर की लाइफ़ ऐसी भी टफ़ होती है। आपने डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डेली बेसिस पे करनी होती हैं। फिर मैं साथ-साथ अपना यूट्यूब चैनल भी रन करता हूँ और मेरा मेन मकसद इससे पैसे कमाना नहीं है। मेरा मेन मकसद ये है कि इससे अवेयरनेस पहुँचाना। और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों को पीजीसी के बारे में पता है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, तो ये सबका चाहिए यही है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को आगे से आगे पहुंचाएं। रिमेंबर, जो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनके लिए ऑलरेडी बहुत से पाथवेज अवेलेबल हैं। वो डिफरेंट जगहों पे जाके मुल्क से बाहर डिफरेंट जगहों पे जॉब भी एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन जो टीचर्स हैं स्पेशली, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान से या इंडिया से बाहर निकल के किसी दूसरे मुल्क में जाकर सेटल होना। और मेरी जो वीडियोज़ हैं, जो मेरा कंटेंट है, वो बेसिकली टीचर्स के लिए है, टीचर्स कम्युनिटी के लिए। अगर आप तक मेरा मैसेज पहुंचा है,
तो प्लीज़ इस मैसेज को आगे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, स्पेशली टीचर्स कम्युनिटी के अंदर जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। हो सकता है आपका दिल ना हो यूके आने का, लेकिन कोई और बंदा प्लान कर रहा हो या आना चाह रहा हो और उसको भी रास्ता ना दिख रहा हो, तो कम से कम ये वीडियो पहुँचने के बाद उन तक ये मैसेज जब भी पहुँचेगा तो उनके लिए आसान हो जाएगा। और मैं आपको लास्ट ईयर की एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि मेरी वीडियोज़ देखने के बाद एक साहब थे अली रज़ा, वो इंस्पायर हुए और उन्होंने आईओपी का 30,000 पाउंड का स्कॉलरशिप भी विन किया और अब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ रहे हैं। मैंने उनके साथ एक वीडियो भी की थी। तो बेसिकली अगर ये वीडियोज़ किसी की बेहतरी का सबब बन सकती हैं, किसी की प्रोफ़ेशनल ग्रोथ का सबब बन सकती हैं, तो प्लीज़ मेरे जो मैसेज है, मेरी जो वीडियोज़ हैं उसको स्प्रेड ज़रूर करें। एनीवेज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी वो कमेंट्स लिख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उन सबको एड्रेस करूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।